हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। जो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो सामाजिक और धार्मिक स्तर पे जो सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न समाज सुधारकों के माध्यम से, उनकी कार्य पद्धतियाँ क्या थी, इन सब से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आने वाले आपके यूपी पीसीएस प्री और एमपी पीसीएस प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो है कि रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आज घटना चक्र की इस क्लास को। देखिए, इसके नोट्स जो है कि 2 से 3 पेज में जो आपकी क्लास को आज उबाऊ और बोरियत सिद्ध कर सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लगभग 100+ एमसीक्यूज़ हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो आईएएस का पेपर हो चाहे वो पीसीएस का हो। तो हम क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम अपनी इस तैयारी को और भी अच्छा करेंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। मतलब किस समाज ने जो है कि ज़्यादातर इस सुधार में भाग लिया। बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। देखिए, इसमें जो निर्धन व्यक्ति थे वो अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार का भरण पोषण से ही जो है कि समस्या से जूझ रहा था। वो एक किसान वर्ग था जिसके लिए पहले से ही शोषण की व्यवस्था बनी हुई थी, तो वो इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। ये सामान्यतः बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार जो है कि रजवाड़े थे, उनके द्वारा इसका सुधार किया जा रहा था। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा। तो आइए हम इसको देखते हैं किस कूट में आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा डी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बीपीएससी 2005 का ये पेपर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आधा कटा हुआ है, इसलिए हम जो है कि इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। कुलीन जमींदार को, नवीन धनवान व्यापारी या शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुसलमान। तो देखिए, जो पश्चिमी सभ्यता थी वो हिंदू मध्यम वर्ग से जो है कि ज़्यादा प्रभावित हुई। अर्थात पश्चिमी सभ्यता से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ, हिंदू मध्यम वर्ग। मुसलमान भी जो है कि अपनी जो रूढ़िवादी और मुस्लिम शिक्षा थी, मुस्लिम समाज था, उससे जकड़बंद था। वो जो है कि पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय आधुनिक जो है कि आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय जनमानस का अग्रदूत कहा जाता है। ये बहुत सारे इनको टाइटल दिए गए हैं। आइए यहाँ पढ़ते हैं हम। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत, इस तरीके के टाइटल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रवाद के जो जनक थे वो इनमें से कोई नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो यह भी जो है कि राजा राम मोहन राय सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इस तरीके से अलग अलग भाषा को चेंज करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2005, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था। तो यहाँ भी आंसर सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो आप देख सकते हैं अलग अलग नामों से इनके लिए पूछा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, यह भी सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो आधुनिक पुरुष आपके राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी। तो सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, और यही आत्मीय सभा आगे चल के 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से स्थापित होती है। किस नाम से, ब्रह्म समाज में। तो सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना की थी 1815 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 में इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना मुख्य रूप से 1828 में होती है, और यह किसकी संस्था मानी जाती है, राजा राम मोहन राय जी की संस्था है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आइए यहाँ पढ़ते हैं। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था, और इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और आगे चल के जो है कि इसमें आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी लोग धीरे धीरे इसमें जुड़ते चले गए थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी, और ये भी कब की गई थी? अगस्त 1828 में। अगला प्रश्न फिर से देखिए, 3 से 4 बार पूछा गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। इतनी बार इसमें प्रश्न रिपीटेड होते हैं कि आपके प्रश्न फिर आगे गलत ही नहीं होंगे। यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। यह अकबर द्वितीय ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को ब्रिटेन भेजा था कि हमारी पेंशन की वृद्धि करवा दीजिए, अर्थात अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए जो है कि इनको भेजा गया था, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने इनको राजा की उपाधि भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि से विभूषित किसने किया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ये मुगल के सम्राट थे, अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की उपाधि के जो है कि समाधि कहाँ है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में। जब ये अकबर द्वितीय के लिए जो है कि वहाँ बात करने गए पेंशन को बढ़ाने के लिए, तो वहीं इनकी मृत्यु हो गई, और ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही इनकी समाधि बना दी गई। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन का संबंध निम्नलिखित में से किन की स्थापना से संबंधित है? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो देखिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से इनका कोई संबंध नहीं था। 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन का जन्म 1848 एक बंगाली परिवार में हुआ था। 1857 ईस्वी में वो ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे, और 1868 को इन्होंने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक एक संघ की स्थापना की। साथ ही साथ इन्होंने 1870 में जब इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की थी, और इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली हुई थी, और साथ ही साथ संस्था की ओर से एक सुलभ समाचार नाम की पत्र निकाला जाता था। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय जी और द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। इन 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म सभा थी, जो 1828 में स्थापित होती है, यह आगे चल के 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो हो जाती है आपकी आदि समाज, और दूसरा हो जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि समाज को तो देवेंद्र नाथ टैगोर लेकर आगे चलते हैं, लेकिन जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसको केशव चंद्र सेन आगे लेकर चलते हैं। ऐसा ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अभी मैंने बताया कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इससे अलग हटके भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को हम यहाँ पर देखेंगे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? एक देववाद पर, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी ने एक ईश्वर पर जो है कि बल दिया था, और इसलिए एक देववाद पर इन्होंने बल दिया। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना था। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। तो किस पर बल दिया? एकेश्वरवाद पर। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? इन्होंने सती प्रथा का भी किया था, मूर्ति पूजा का भी किया था, और बाल विवाह का भी किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया। इनका मानना था कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, उसको भी लेकर चलना चाहिए साथ साथ, और साथ ही पाश्चात्य शिक्षा का भी विकास हमें करना चाहिए। तो दोनों ही शिक्षा के समर्थक थे, इसीलिए इन्होंने इसका विरोध नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी या बंगाल गजट? तो देखिए, समाचार चंद्रिका को जो है कि शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका,
ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया, यह भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें बात की गई है कि वेद त्रुटिहीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जो है कि आर्य समाज दयानंद सरस्वती वाले केस में आएगा। यहाँ पर तो इन्होंने बस यही दो पॉइंट दिए थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने जो है कि रामकृष्ण परमहंस की स्थापना भी की थी। इनको जो है कि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था किस वर्ष? 1893 में इन्होंने शिकागो अमेरिका में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें अपना भाषण कब दिया था? तो 1893 दिया गया था, 1893। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती भी नहीं है, रामकृष्ण परमहंस भी नहीं थे, बल्कि कौन थे? आपके अपने विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 31 है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में जो है कि भाग लिया था? 1893 में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो फिर रिपीटेड प्रश्न, ये स्वामी विवेकानंद। तो आपको यहाँ पे इतनी बार ये प्रश्न सामने आएंगे और मैं सभी प्रश्नों को करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ दूँ। इससे क्या होगा, आपके रिपीटेड प्रश्न सामने आते रहेंगे और आपको वो प्रश्न पूरी तरीके से याद हो जाएगा। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद जी थे। व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल वेदांता था यानी व्यवहारिक वेदांत, इसके प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद हैं। विवेकानंद ने कहा कि एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हों। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था और 1893 में शिकागो में दिया था। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ये तीनों ही योग से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नेतृत्व में। तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्वामी विवेकानंद। कौन से? स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1897 में इन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न आ गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो फिर से वही आंसर आएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। तो ये जो है कि रिपीटेड प्रश्न एकदम चल रहे हैं। अगला देखते हैं, शारदा मणि कौन थे या शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि, या फिर आगे के ऑप्शन को देखते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है विवेकानंद की माँ या केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, यह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था इनका विवाह जो है कि। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना बाकी है। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह स्टेटमेंट दिया था। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि ईश्वर के बारे में अभी मेरे पास वक्त नहीं है सोचने के लिए, बल्कि अभी तो धरती पर ही इतना काम है कि मैं समाज की सेवा में अपना बहुत योगदान दे सकता हूँ। तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचार व हीन है, यह कथन जो है कि किनके द्वारा किया गया था या कहा गया था? तो यह सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी, जिन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। देखते हैं
यहाँ पर समझिए, दयानंद सरस्वती जिनका मूल नाम जो है कि मूल शंकर था, इन्होंने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। ध्यान देना, आर्य समाज ने वैदिक धर्म पे बहुत बल दिया है और इन्होंने पुनः स्थापना करने पर जो है कि फोकस किया। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? 1875 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे खोला गया? लाहौर में खोला गया। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी और इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? क्योंकि आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के स्थापित किया गया था, इन्होंने वेदों के जो है कि पुनः स्थापना पर बल दिया और यह शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। यानी इनका एक नारा भी था कि वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। अर्थात जो है कि जो हमारे वेदों में लिखी हुई बातें हैं उनको सही रूप से जो है कि जनता के सामने लाइए, ये जो है कि वो कहते हैं। साथ ही साथ कहते हैं वेदों की ओर लौटो और वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। ऐसे इन्होंने नारे भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वेदों की ओर चलो यह किसने कहा था? तो अभी मैंने बताया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा था? क्योंकि मार्टिन लूथर जो इटली का था, वहाँ पे उसने धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था धर्म से संबंधित, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संबंधित। तो इसीलिए यहाँ पर भी इन्होंने धर्म को ज़्यादा बल दिया, अर्थात अपनी जो वेदों पे ज़्यादा बल दिया। तो इसीलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। और इन्होंने 1875 अर्थात 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी और इसकी रचना 1874 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी रचना 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 50, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया और यह यूपी पीसीएस मेंस 2017 में। यहाँ भी सत्यार्थ प्रकाश है, यहाँ भी सत्यार्थ प्रकाश पूछा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। और कब लिखी गई थी? 1874 में लिखी गई थी यह पुस्तक। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो लेखक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं और इन्होंने 1874 में इस पुस्तक को लिखा था। निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाले आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर के नाम से इनको पहचाना जाता है, यानी मूल शंकर के नाम से इनको बुलाया भी जाता है। और दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था आर्य समाज के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 55 है, देखिए यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट आधा है, यानी यहाँ पे प्रश्न क्या था? अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा। क्वेश्चन नंबर 55, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। बिल्कुल सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। यह बिल्कुल बात सही है और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। क्योंकि श्वेत जाति मतलब अंग्रेजों में जो लोग विश्वास कर रहे थे उनको जो है कि गलत ठहराया और उनको कहा कि नहीं, अंग्रेजों से बेहतर तो जो है कि हमारे भारतीय ही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता? अगर आपको अच्छा शासन दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वशासन से जो है कि उसे रिप्लेस कर देंगे। अच्छा शासन तभी माना जाएगा जब आपको जो है कि स्वशासन भी करने को मिलेगा। तो यह भी स्टेटमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। तो यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। यहाँ पे पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था, स्वदेशी का। और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने कहा था बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। चाहे हमारा देसी राज्य कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो विदेशी अच्छे राज्यों से अच्छा ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सबसे पहले जो है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने दर्जा भी दिया था।
अब इनका काल अनुक्रम लगाना है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और तुलसीदास। तो सबसे पहले आपके आएंगे तुलसीदास, फिर उसके बाद जो है कि राजा राम मोहन राय, फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती और सबसे लास्ट में स्वामी विवेकानंद। अगर आप देखोगे तो इन्होंने 1828 में स्थापना की, इन्होंने 1875 में स्थापना की और इन्होंने 1897 में स्थापना की। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि क्रम में कौन पहले आ रहा है। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग जी ने जो है कि स्थापना की थी। और कब की थी? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी और महादेव गोविंद रानाडे भी इस संस्था से 1869 में जुड़े और इसके मुख्य संचालक हुए। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पे देखिए, महादेव गोविंद रानाडे दिया जरूर है, लेकिन क्योंकि ये तो 1869 में जुड़ते हैं इस संस्थान से, जबकि इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है। यहाँ पर भी सेम जो है कि पूछा जा रहा है कि प्रार्थना में जो है कि प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो अब यहाँ पे जो है आपको बताना होगा एमजी रानाडे, क्योंकि यह इस संस्था से 1869 में जुड़ चुके थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे देव समाज की स्थापना। और ये मैं बता दूं, यूपी पीसीएस प्री 2021 में भी ये प्रश्न 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 के बाद शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा अपने पुत्र या दूसरे पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। करने के बाद इस आंदोलन को सार्वजनिक लोकप्रियता जो है कि समाप्त हो गई। तो यह प्रश्न जो है कि यूपी पीसीएस प्री 2022 जो भी पिछले साल प्री हुआ उसमें पूछा गया था मैचिंग में कि देव समाज की स्थापना कहाँ पर हुई है। तो ये लाहौर में होती है शिवनारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह कैसा आंदोलन था? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, जिनका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। और यह कब की गई थी? अभी हमने बताया कि 1873 में इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। यहाँ भी सत्यशोधक समाज पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले जी थे। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा चलाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका प्रमुख कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का, क्योंकि रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज या प्रार्थना समाज ये सब धार्मिक आंदोलन से संबंधित थे, जबकि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज 1873 से कार्य करना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसको? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, या गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या पंजाब में किसान आंदोलन। तो मुख्य रूप से जो है कि जो सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में आपके ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। ये जो पाखंडी ब्राह्मण थे उनके खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी 1873 में। कब की गई थी? 1873 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? किसका समर्थन करा? रूढ़िवादिता का। तो राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव जो है कि सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध कर रहे थे और रूढ़िवादिता का संबंध जो है कि अपना रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे।
राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की और सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब जी थे। शिवदयाल साहब जी थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। और यह भी प्रश्न यूपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में की गई थी। आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी के महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता और संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। तो आपसे ये 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब एक ही प्रश्न था, उसमें चारों को मैचिंग दिया था कि देव समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये लाहौर में की गई थी। वहीं राधा स्वामी सत्संग को जो है कि कब स्थापित किया गया या कहाँ पे, तो आगरा में स्थापित किया गया। तो ये चारों मैचिंग करने के लिए आया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। लोकहितवादी के उपनाम से निम्नलिखित में से किसे पहचाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो विष्णु परशुराम पंडित जी ने किया था। विष्णु परशुराम पंडित जी ने विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। ये पर्टिकुलर महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 19वीं सदी का महानतम पारसी समाज सुधारक कौन था? तो बहराम जी एम मालाबारी, यानी बहराम जी मालाबारी साहब जो पारसी समाज सुधारक थे 19वीं शताब्दी के। इन्होंने क्या किया था? 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। इन्हीं के प्रयासों से जो है कि ये आपका जो सम्मति आयु अधिनियम था, जिसमें वो बाल विवाह के खिलाफ थे और विधवा विवाह के समर्थन में भी थे। अगला प्रश्न है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1891 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोखले की है। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी की है। साथ ही साथ सेवा समिति HN कुंजरू की है। लेकिन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये श्रीराम वाजपेयी जी की नहीं है। ये श्रीराम वाजपेयी जी की नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा और सेवा समिति वर्ष जो है कि 1914 में हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई थी। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों जो कि चंदावरकर और भंडारकर के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीरेश सलिंगम, यानी कि वीरेश लिंगम के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन यानी कि सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, या आगे देखते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से एक संगठन बनाने का सुझाव दिया। बहराम जी मालाबारी MG रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। या ऊपर दिया हुआ ऑप्शन है D कि उपयुक्त में से A और B और C तीनों ही वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका B ऑप्शन। क्या दिया हुआ B ऑप्शन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, गलत, 1875 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। यह केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की क्या किया था? स्थापना की थी। अब आप देखोगे पहला स्टेटमेंट तो हमें सीधे सीधे दिख गया है कि गलत है, तो हम देख लेते हैं कूट के हिसाब से। तो आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन तीसरा और चौथा ही केवल सही है।
क्वेश्चन नंबर 85 है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून या राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1856 में कौन कौन से आए थे। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित ही नहीं हुआ। जाति अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, जिसको हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। वहीं 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया और विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री जी और डी.के. कर्वे। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, और आज हमने लगभग 85 टू 86 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, 85 क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।